क्या होगा अगर एक साल सब कुछ बदल दे? इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम 536 ईस्वी की फाइल खोल रहे हैं। वो साल जब सूरज बुझ गया था। आइस कोर से लेकर पुरानी कहानियों तक हम इंसानी इतिहास के सबसे बुरे साल की पहेली को सुलझा रहे हैं और एक नई दुनिया की शुरुआत जो राख से उठी। हिस्ट्री अक्सर इंसानों के एम्बिशन, जीत और इन्वेंशन की स्याही से लिखी जाती है। एम्पायर्स का राइज और फॉल, राजाओं और जनरलों की बायोग्राफी, धर्मों और फिलॉसफी का जन्म, ये वो नैरेटिव हैं जो ट्रेडिशनली हमारे पास्ट की समझ को फ्रेम करते हैं। फिर भी कभी कभी नेचर खुद एक ऐसे बड़े फोर्स के साथ इंटरवीन करती है जो इंसानी डिजाइनों के लिए इतना इंडिफरेंट होता है कि वो सिविलाइजेशन की फंडामेंटल स्टोरी को फिर से लिख देता है। 6ठी सदी ईस्वी में एक ऐसी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना देखी गई, एक साइलेंट एटमॉस्फेरिक कैटेक्लिज्म जिसने पूरी दुनिया को एक लंबे ट्वाइलाइट में डुबो दिया, जिससे अकाल, महामारी और ग्लोबल ऑर्डर का एक नया रूप सामने आया जो सदियों तक गूंजता रहा। साल 536 ईस्वी एक अहम ग्लोबल कैटास्ट्रोफी थी, न कि सिर्फ एक हिस्टोरिकल तारीख। दुनिया भर में कॉन्स्टेंटिनोपल और आयरलैंड से लेकर चीन और मायालैंड्स तक रिकॉर्ड्स एक रहस्यमयी फेनोमेनन के बारे में बताते हैं। सूरज पीला और कमजोर पड़ गया, उसकी रोशनी कम हो गई और उसकी वार्मिंग खत्म हो गई, जिससे सीजन बिगड़ गए। बिजांटिन हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने एक ऐसे सूरज के बारे में लिखा जो चमकता था, बिना चमक के चांद की तरह, जबकि इटली में कैसियोडोरस ने बिना तूफानों वाली सर्दी और बिना वार्मिंगी पर दुख जताया। ये घटना सिर्फ एक अजीब वेदर ऑनकरेंस से कहीं ज्यादा थी। ये एक वर्ल्ड वाइड सोशल क्राइसिस का प्रीकर्सर था, जिसने क्लाइमेटिक डिजास्टर के प्रति सभी ह्यूमन एम्पायर्स की गहरी वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। एक सदी से भी ज्यादा समय तक 536 ईस्वी की डस्ट वेल इवेंट की वजह एक बड़ा हिस्टोरिकल मिस्ट्री थी। आइस कोर एनालिसिस जैसी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स और डेंड्रोक्रोनोलॉजी ने अब इसकी वजह बताई है। बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों की एक सीरीज जिसने स्ट्रेटोस्फीयर को राख और एरोसोल से भर दिया। इससे एक ग्लोबल वेल बन गया जिसने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया, जिससे प्लैनेट एक ज्वालामुखी की सर्दी में डूब गया। ये ग्रेट डिमिंग की कहानी है। इसके तुरंत होने वाले इफेक्ट्स, अकाल और क्लाइमेटिक केओस, और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस जिसमें महामारी भी शामिल है, बड़े पैमाने पर पलायन और एम्पायर्स का कोलैप्स। ये ह्यूमन रेजिलिएशन का एक सबक है और प्लैनेटरी फोर्सेस के प्रति हमारी वल्नरेबिलिटी की एक स्टार्क रिमाइंडर भी। 536 एडी कैटास्ट्रोफी का सबसे सीधा सबूत उस समय के आईविटनेस अकाउंट से मिलता है। द बिजेंटाइन हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने इस घटना को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने एक ऐसे साल के बारे में बताया है जिसमें सूरज बिना चमक के था, चांद की तरह। एक ऐसे समाज में जहां सूरज डिवाइन और इंपीरियल ऑर्डर का प्रतीक था। यह घटना बहुत अनसेटलिंग थी और इसे सेलेस्टियल फेवर खोने का एक संकेत माना जा सकता था। वॉर टॉर्न इटली में स्कॉलर कैसियोडोरस ने इस घटना का डिटेल्ड और दुख भरा अकाउंट दिया। उन्होंने ईरी ब्रोकन सीजन्स के एक साल के बारे में बताया। एक ऐसी सर्दी जिसमें तूफान नहीं थे, एक ऐसी वसंत जिसमें माइल्डनेस नहीं थी, और एक ऐसी वार्मिंगी जिसमें तपिश नहीं थी। उन्होंने नोट किया कि सूरज का रंग ब्लूइश था, दोपहर में कोई शैडो नहीं बनती थी, और उसकी कमजोर हालत जो आमतौर पर एक ब्रीफ इक्लिप्स में देखी जाती है, पूरे एक साल तक आयज। कैसियोडोरस ने इंसानों पर हुए इसके असर को डिटेल में बताया। कहा कि फसलें पक नहीं पाईं और हवा पेस्टिलेंशियल हो गई। उनके अकाउंट से इस डिजास्टर का चेन रिएक्शन पता चलता है। एक क्लाइमेट एनोमली के कारण एग्रीकल्चरल कोलैप्स हुआ, जिससे सीधे फैमिन और डिजीज फैल गए। इसका नतीजा एम्प्टी मार्केट्स, वाइडस्प्रेड फियर और इस घटना को डिवाइन रात के रूप में इंटरप्रेट किया गया, जिससे डिम सन एक प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का प्रतीक बन गया। ये कैटास्ट्रोफी सिर्फ मेडिटरेनियन तक सीमित नहीं थी। दूर आयरलैंड में एनल्स ऑफ अल्स्टर जैसे क्रॉनिकल्स ने साफ तौर पर कई सालों तक फेलियर ऑफ ब्रेड रिकॉर्ड किया। यह सिंपल फ्रेज उस वाइड स्प्रेड फैमिन को समेटे हुए है, मॉर्टैलिटी और सोसाइटल कोलैप्स को दर्शाता है जिसने उस पीरियड को डिफाइन किया।
चाइना में नॉर्दर्न वेई कोर्ट ने भी स्ट्रेंज इवेंट्स रिकॉर्ड किए, जिसमें समर फ्रॉस्ट्स और येलो डस्ट का स्नो की तरह गिरना शामिल था। क्रॉनिकल्स बताते हैं कि सूरज और चांद डिम हो गए थे और स्टार कई महीनों तक गायब रहे। रूलिंग क्लास ने इन फिनोमेना को अपने मैंडेट ऑफ हेवन डॉक्ट्रिन के जरिए इंटरप्रेट किया, उन्हें एम्परर के डिवाइन डिसअप्रूवल के साइंस के रूप में देखा। मेसो अमेरिका में लेक सेडिमेंट्स जैसे सोर्सेज से मिले सबूत कंफर्म करते हैं कि यह इवेंट एक ग्लोबल क्लाइमेटिक डिसरप्शन था, न कि लोकल वाला। इस प्लैनेटरी फिनोमेनॉन ने एग्रीकल्चर, हेल्थ और ह्यूमन सोसाइटीज को कॉन्टिनेंट्स भर में बहुत प्रभावित किया। स्कैंडिनेविया में, जहां रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं, आर्कियोलॉजी एक सडन और ड्रामेटिक कोलैप्स को रिवील करती है। एविडेंस दिखाता है कि सेटलमेंट्स को छोड़ दिया गया था, बेरियल्स 75% से ज्यादा कम हो गए थे और आर्टिफैक्ट्स गायब हो गए थे। यह आर्कियोलॉजिकल साइलेंस कैटास्ट्रॉफिक डीपॉपुलेशन की ओर इशारा करता है, जो अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर फैमिन और मॉर्टेलिटी का संकेत देता है। स्कॉलर्स स्कैंडिनेविया में कोलैप्स के इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को फिम्बुलविंटर की नॉर्स मिथ से जोड़ते हैं, एक लेजेंडरी 3 साल की सर्दी जो अपोकलिप्स की शुरुआत करती है। यह बताता है कि मिथ्स रियल लाइफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी की कलेक्टिव मेमोरी को प्रिजर्व करती है, जिसका एक डेवस्टेटिंग और लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा नॉर्दर्न यूरोप की वल्नरेबल पॉपुलेशंस पर। सदियों तक डिमिंग के हिस्टोरिकल अकाउंट्स को सिर्फ एनेक्डोट्स माना जाता था। हाउएवर, लेट 20th सेंचुरी साइंस ने डेंड्रोक्रोनोलॉजी के जरिए प्रूफ दिया, या ट्री रिंग एनालिसिस। दुनिया भर के पेड़ों में 536 से शुरू होकर एक्सेप्शनली नैरो रिंग्स दिखते हैं, जो कोल्ड के कारण ग्रोथ में एक सिवियर प्रोलॉन्ग शॉक का संकेत देते हैं। सनलेस कंडीशंस जो 1 दशक से ज्यादा समय तक चली। सबसे कंक्लूसिव एविडेंस आइस कोर एनालिसिस से मिलता है। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका से आइस लेयर्स फ्रोजन एटमॉस्फेरिक आर्काइव्स का काम करते हैं। 556 और 540 एडी के आसपास सल्फेट कॉन्सेंट्रेशंस में मैसिव स्पाइक्स दिखाते हैं। ये सल्फेट्स लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस के डायरेक्ट केमिकल सिग्नेचर हैं, कंफर्म करते हैं कि कैटास्ट्रोफी कम से कम ग्लोब के अलग अलग हिस्सों से 2 मेजर इरप्शंस के कारण हुई थी। साइंटिफिक कंसेंसस इसका कारण मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस की एक सीरीज को मानता है। पहला 536 एडी के आसपास लाइकली हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में हुआ था, जैसे आइसलैंड या अलास्का, जिससे स्ट्रेटोस्फीयर में भारी मात्रा में ऐश और गैस फैल गई। ये पार्टिकल्स ग्लोबली फैल गए, सनलाइट को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर दिया और क्लाइमेट को कूल कर दिया। जैसे ही प्लैनेट में रिकवरी के साइंस दिखने लगे, एक दूसरा और ज्यादा पावरफुल इरप्शन 540 एडी में हुआ। प्राइम सस्पेक्ट एल साल्वाडोर का इलोपेंगो वोल्केनो है, एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट जिसने लोकल मायन कम्युनिटीज को तबाह कर दिया। इस इरप्शन ने एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड फैलाया, पहले इवेंट से हुए पोल्यूशन को और बढ़ा दिया और ग्लोबल वॉल्केनिक विंटर को लंबा कर दिया। 547 एडी के आसपास एक पॉसिबल थर्ड इरप्शन ने कूलिंग को बढ़ा दिया, जिससे लेट एंटीक लिटिल आइस एज के नाम से जाना जाने वाला पीरियड बना। इन इरप्शंस के कंबाइंड इफेक्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर टेम्परेचर्स 2.5 डिग्री तक गिर गईं। हालांकि यह माइनर लगता है, यह एंशिएंट फार्मर्स के लिए कैटास्ट्रॉफिक था। ग्रोइंग सीजन्स को छोटा कर दिया, समर फ्रॉस्ट्स का कारण बना, रेन्स को डिसरप्ट किया और ग्लोबल डिजास्टर के लिए स्टेज तैयार किया। सूरज के मंद पड़ने और ज्वालामुखी वाली सर्दी की वजह से तुरंत दुनिया भर में खेतीबाड़ी ठप हो गई। यूरोप में गेहूं और जौ जैसे अनाज पक नहीं पाए, जिससे अकाल पड़ा, पशुधन कम हो गया और बड़े पैमाने पर लोग भूखे मरने लगे, जैसा कि आयरिश इतिहास में रोटी की कमी के रूप में दर्ज है। चीन में वार्मिंगियों की पाला और पीली धूल, शायद ज्वालामुखी की राख थी, ने उत्तरी फसलों को तबाह कर दिया। सबसे विनाशकारी बात यह थी कि मेसो अमेरिका में इलोपांगो ज्वालामुखी के फटने से माया सभ्यता का गढ़ 50 मीटर मोटी बंजर राख की परत के नीचे दब गया, जिससे खेतीबाड़ी खत्म हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों को पलायन करना पड़ा।
इस ग्लोबल फसल फेलियर ने एक सार्वभौमिक अकाल को जन्म दिया। अनाज के दाम आसमान छूने लगे, जिससे लोग घास और पेड़ की छाल खाने जैसे हताशा भरे कदम उठाने लगे, और यहां तक कि नरभक्षण भी होने लगा। जैसे जैसे सामाजिक बंधन टूटने लगे, समुदायों में स्केर्स रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होने लगी। बड़े पैमाने पर कुपोषण ने कमजोर इम्यून सिस्टम का एक कॉन्टिनेंट वाइड टिंडर बॉक्स बना दिया, जो एक विनाशकारी बीमारी के फैलने के लिए तैयार था। 541 ईस्वी में जब समाज कई सालों के अकाल से जूझ रहा था, तब आखिरी कैटास्ट्रोफी आई, बुबोनिक प्लेग। यर्सिनिया पेस्टिस नाम का यह पैथोजन, जो शायद सेंट्रल एशियन या अफ्रीकन रोडेंट्स में एंडेमिक था, शायद पिछली क्लाइमेट केओस की वजह से अपने रिजर्वॉयर्स से बाहर आ गया था। फिर यह ब्लैक रैट्स के जरिए दुनिया भर में फैल गया, जो रोमन वर्ल्ड के ग्रेन शिप्स और ट्रेड नेटवर्क्स में भरे हुए थे। कुपोषित आबादी इस प्लेग के प्रति भयानक रूप से कमजोर थी, जो डरावनी गति से फैल गया। आई विटनेस प्रोकोपियस ने खौफनाक लक्षणों का वर्णन किया। कॉन्स्टेंटिनोपल में हर दिन 10,000 मौतें हो रही थीं, जिससे शहर के कामकाज ठप हो गए। ये जस्टिनियन का प्लेग था, दुनिया का पहला रिकॉर्डेड महामारी, जिसने 3 महाद्वीपों में अनुमानित 25-50 मिलियन लोगों को मार डाला। ज्वालामुखी अकाल और प्लेग के बीच मौत का सिनर्जी विनाशकारी था। इसका प्रभाव डेमोग्राफी से परे कैटास्ट्रॉफिक था। टैक्स रेवेन्यू गायब होने और सेना के डेसिमेटेड होने से अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिससे एम्पायर की सैन्य और प्रशासनिक शक्ति क्रिपलिंग हो गई। मनोवैज्ञानिक झटका गहरा था, जिससे सामाजिक व्यवस्था और विश्वास की नींव हिल गई। जस्टिनियन के अधीन बाइजेंटाइन एम्पायर इसका क्लासिक केस स्टडी है। रोमन एम्पायर को बहाल करने का जस्टिनियन का सपना 536 तक पहुंच के भीतर था, लेकिन ग्रेट डिमिंग ने इसे तोड़ दिया। इटली में हुआ गॉथिक वॉर दशकों तक चलने वाला एट्रिशन वॉर बन गया, क्योंकि जमीन अब सेनाओं का सपोर्ट नहीं कर सकती थी। 541 के अकाल और प्लेग ने उसकी सेना और टैक्स बेस दोनों को तबाह कर दिया। उसका रिकॉन्क्वेस्ट एक पिरिक विक्ट्री बन गया, जिससे एम्पायर एक खोखला, थका हुआ खोल बन गया, जिसकी रीढ़ डिजास्टर्स की वजह से टूट गई थी। पूरब में सैसनिड पर्शियन एम्पायर भी इसी तरह कमजोर हो गया था। सबूत फसल खराब होने और सामाजिक अशांति की ओर इशारा करते हैं, और मंद पड़ा सूरज ज़ोरोएस्ट्रियन कॉस्मोलॉजी में एक भयानक शकुन था। उसके एग्रीकल्चरल और फिस्कल बेस के इस क्षरण ने एम्पायर को कमजोर कर दिया। ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी बिज़ेंटियम के खिलाफ एक ड्रेनिंग वॉर के साथ मिलकर 7वीं सदी में रशीदुन कैलिफेट की सेनाओं के खिलाफ उसके कंप्लीट कोलैप्स का मंच तैयार किया, जिससे इस्लाम का तेजी से उदय हुआ। चीन में रूलिंग नॉर्दर्न वे डायनेस्टी को वार्मिंगियों की पाला और एटमॉस्फेरिक डस्ट की वजह से हुई कृषि आपदा से संकट का सामना करना पड़ा। अकाल ने पॉपुलर अनरेस्ट और बड़े पैमाने पर साउथवर्ड माइग्रेशन को जन्म दिया, जिसने पॉलिटिकल कंट्रोल को फ्रैगमेंटेड कर दिया और डायनेस्टी को कमजोर कर दिया। इससे उसका तख्ता पलट हुआ और राज्य का विभाजन हुआ, एक डिसयूनियन का पीरियड जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस से इंटेंसिफाइड हुआ था, जिसने सुई और तैंग के तहत इवेंचुअल रीयूनिफिकेशन को प्रीसीड किया। अकाल और कोलैप्स ने बड़े माइग्रेशंस को ट्रिगर किया, जिसने यूरेशिया को रीशेप किया। स्लाविक लोग डीपॉपुलेटेड बाल्कन्स में चले गए, जबकि सेंट्रल एशिया में क्लाइमेटिक शिफ्ट्स ने शायद आवर्स जैसे नोमैडिक ग्रुप्स को पश्चिम की ओर धकेल दिया, जिससे और भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्कैंडिनेविया की पॉपुलेशन क्रैश ने शायद बाद के वाइकिंग एज के लिए मंच तैयार किया, और इलोपांगो के इरप्शन ने मीसो अमेरिका के अंदर मैसिव रेफ्यूजी मूवमेंट्स को मजबूर किया। ये कैस्केडिंग मूवमेंट्स एंशिएंट वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाते हैं। एक वॉल्केनिक इरप्शन दुनिया के दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और माइग्रेशन को ट्रिगर कर सकता था, ह्यूमैनिटी को कॉज एंड इफेक्ट के एक जाल में बांधते हुए जिसे वे देख नहीं सकते थे। इस तबाही के बीच द ग्रेट डिमिंग ने इंसानों की इनक्रेडिबल रेजिलियंस भी दिखाई, एडेप्टेशन के जरिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो किसानों ने ज्यादा मजबूत फसलें चुनी। यूरोप में लोकलाइज सब्सिस्टेंस फार्मिंग होने लगा, और चाइना में वेट राइस कल्टीवेशन बढ़ गई। सोशल लेवल पर बड़े एम्पायर्स के टूटने से छोटे, ज्यादा मैनेजेबल लोकल गवर्नेंस और सेल्फ सफिशिएंट मोनास्टिक कम्युनिटीज बनी,
जिन्होंने स्टेबिलिटी दी। स्पिरिचुअली लोग फेथ की तरफ मुड़ गए। क्रिश्चियन अपोकलिप्टिसिज्म और बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑन इम्पर्मनेंस में बढ़ोतरी हुई, जिससे कैटास्ट्रफी से निपटने और सफरिंग में मीनिंग ढूंढने के तरीके मिले। 660 एडी के आसपास क्लाइमेट के ठीक होने तक दुनिया बदल चुकी थी। यूनिफाइड रोमन मेडिटेरेनियन खत्म हो चुका था। उसकी जगह श्रंकन बिजेंटियम का एक बंटा हुआ लैंडस्केप था, एक कैथोलिक वेस्ट और उभरती हुई इस्लामिक वर्ल्ड। चाइना आखिर में ब्रिलियंट टैंग डायनेस्टी के अंडर फिर से एक हो गया, लेकिन यूरोप का सेंटर उत्तर में नए फ्रैंकिश और स्लाविक किंगडम्स में शिफ्ट हो गया था। डेमोग्राफिक कोलैप्स ने फ्यूडल लेबर रिलेशंस को भी बदलना शुरू कर दिया था। द ग्रेट डिमिंग एंटिक्विटी के अंत का ग्रेट एक्सेलरेटर था, उसका अकेला कारण नहीं। इसने प्लैनेटरी फोर्सेस के सामने कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की वल्नरेबिलिटी को ब्रूटली दिखाया। ये दिखाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री अर्थ के नेचुरल सिस्टम से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी फ्रेजिलिटी के बारे में वार्न करती है, लेकिन हमारी स्टबर्न रेजिलियंस को भी सेलिब्रेट करती है।